बरतानिया आने के ख्वाहिशमंद अफराद हमेशा कानूनी रास्ता इख्तियार करें। पेशावर सेक्टर में आज भी वीज़ा हासिल करने के वसी मौक़े मौजूद है। गुज़श्ता कंजर्वेटिव हुकूमत की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की वजह से मजदूरी की गर्ज से बरतानिया आने वालों की तादाद भी कम हुई, जिससे लेबर मार्केट के अंदर शदीद बहरान का सामना है। इन ख्यालात का इजहार बरतानिया के माहिर कानून बैरिस्टर गुलनवाज खान ने दुनिया फोरम में बातचीत के दौरान किया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया फोरम के साथ मैं हूँ हसीब अरसलान। हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि किसी एक ऐसे प्रोफेशनल को अपने स्टूडियोज़ में दावत दें जिनसे हम कुछ सीख सकें। बरतानिया में जो रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए किसी न किसी फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन जो है वो लेकर आएँ। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ बैरिस्टर गुलनवाज, जो कि बरतानिया के एक माहिर कानून है और लंदन की बल्कि बरतानिया भर की एक जानी मानी शख्सियत हैं और कानून पर बड़ी गिरफ्त रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बिला ताख़ीर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पिछले कुछ अरसे में जो लोग इमिग्रेशन की फॉर्म में यहाँ पे बरतानिया आए, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ाज़ पे आए या बड़ी तादाद में लोग जो वर्क परमिट्स पर आए, अब वो दूसरे फ़ेज़ में दाखिल हो चुके हैं यहाँ सेटल होने में। और चाहे आप बरतानवी मीडिया की बात करें, वर्ड टू माउथ की बात करें, लोकली लोगों से मिलें, तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बहुत सारे लोग वो हैं जो इस चीज़ के लिए मेंटली रेडी नहीं थे। तो आप इसको एज़ अ माहिर कानून किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, मिक्स असल में न्यूज़ है। जहाँ पे कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटीज़ आती हैं लॉ में, तो वहाँ पे सेम टाइम कुछ अपॉर्चुनिस्ट भी ऑलवेज़ होते हैं वहाँ पे। तो फ्लॉ सिस्टम में होते हैं लोग जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, उस चीज़ का एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं और सम टाइम ले भी पाते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो गुज़श्ता कोई जब से कंज़र्वेटिव पार्टी गवर्नमेंट में आई, ओवर अ डेकेड वो रहे, तो बड़ा स्ट्रिक्ट उन्होंने जो इमिग्रेशन रूल्स किए, तो उससे एक बहुत ज़्यादा गैप आ गया था कि लेबर जो है ना वो कम हुई। स्पेशली जिस वक़्त ब्रेग्ज़िट हुआ, उस वक़्त बहुत ज़्यादा लेबर जो है वो मार्केट शॉर्ट हो गई। आप लोग जानते हैं इस चीज़ से कि एक टाइम आया था कि फ्यूल जो है पेट्रोल पंप्स के ऊपर, जिनको फोरकोर्ट कहते हैं, उन पे ट्रक्स ही नहीं आ रहे थे, लेबर ही नहीं थी। तो और किस्म के फिर केयर सेक्टर के अंदर एक डिज़ास्टर आया, क्योंकि जब ब्रेग्ज़िट हुआ बहुत सी डेथ टूल कहीं से कहीं गया, तो उसके अंदर स्पेशली जो केयर में है वहाँ पे वो थोड़ा रफ जॉब होती है, किसी को पैम्पर चीज़ें चेंज सारा का सारा टफ जॉब है। टफ, हाँ, तो हर लोग उसको नहीं, मतलब एक ईजी। तो और कुछ ऐसे सेक्टर्स बिल्डिंग के अंदर, कोई ये जिस वक्त ये ब्रेग्जिट के बाद हुआ मसला, तो काफ़ी सेक्टर्स के अंदर जो है वो गैप आ गया, लेबर मार्केट जो है फार्मिंग में हाँ, सुना था उसमें भी फ्रूट आ गया पिकर्स जो है वो फूड नहीं। पिकर। तो उसका फिर बहरहाल कोई पॉलिसी नहीं थी कंजर्वेटिव की, लेकिन जब डिमांड, जो एक मैक कंपनी है, इसको माइग्रेशन कमेटी कहते हैं, जो होम ऑफिस को पॉलिसीज़ वगैरह जो रिकमेंड करती है, तो फिर उन्होंने देखा कि तो तब फिर एकदम जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ रूटीन से हटके की गई। तो फ्लेक्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? नंबर एक, आप जो सैलरी थ्रेशोल्ड है उसको कम कर देते हैं। उसके बाद आप इंग्लिश टेस्ट को थोड़ा रिड्यूस कर, फिर इसके बाद जो लाइसेंसेस है, जो बिजनेसेस को स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल कर देते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं बेसिकली, यहाँ से फिर लोग ज़्यादा उसमें एलिजिबल हो जाते हैं। अब इस एग्जांपल अंडरस्टैंड करने के लिए, अब स्किल्ड वर्कर जिसको हम वर्क परमिट कहते हैं और इससे पहले टीयर 2 कहते थे, तो इस पे अगर किसी ने बाहर से आना है, तो इन पॉलिसी से पहले जो उसको सैलरी थ्रेशोल्ड पूरा करना पड़ता था, अभी नोट करने वाली बात है, वो 156,000 पर एनम था। 1.5 लाख पाउंड से ज़्यादा एक साल में तनख्वाह देनी है, मतलब कि आपको तकरीबन को 12 से 15,000 पाउंड पर मंथ। तो ना होने की बात हुई है, मतलब मेरा ख्याल है 1% लोग भी शायद शायद बरतानिया वो में। भी ना हो, बहुत ही कोई हाई प्रोफाइल कोई कंपनी और उसका बड़ा हाई प्रोफाइल कोई बंदा, तो उसको लिया आप, ठीक मेरा है ख्याल जी। है प्रैक्टिसिंग सोलिसिटर्स, ऐसा नहीं है, बैरिस्टर्स वो नो, भी शायद इतना नहीं कोई कमाते। भी नहीं है। 70,000, 60,000, 80,000, दैट्स मैक्स। तो ये था ही नहीं, तो उसमें ना होने के बराबर था। अच्छा, दूसरी तरफ बिजनेस पे किसी ने आना है, 2 मिलियन पाउंड लेके आए जी, और 2 मिलियन भी 2 साल से अकाउंट में पड़े होने चाहिए। तो तो कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जो कैश रख के 2 साल 2 से। इयर्स के लिए, तो ये चीज़ें वो होती हैं कि इतना टफ कर दें कि जिसके लिए अनलाइकली हो जाए उसको टच करना, रादर देन कि आप मतलब उसमें। तो ये इस किस्म की और एग्जांपल थी। इस फिर अच्छा, उसके अलावा फिर इंग्लिश जो है एग्ज़ाम आइल्स का, उसका काफ़ी हाई कर दिया हुआ था बैंड हाई था। बैंड जी, हाँ जी। पॉलिसीज़ आई, उन्होंने 156,000 से रिड्यूस करके इसको कर दिया 24,000 पाउंड पे। विच इज नथिंग। अब तो तकरीबन हर बंदा जो हर मिनिमम बंदा, सैलरी पे 40 आवर्स काम करेक्ट। करता है वो उसको मैच तो करता है। 24,000 पाउंड आपको मीट करना है अगर आप केयर वर्कर आ रहे हैं, और कोई इतनी आप एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए जी, तो प्रोफाइल भी नहीं चाहिए। अब इसके लिए तो हर दूसरा बंदा एलिजिबल तैयार हो था सकता था। जी। जब ये फिर अच्छा लाइसेंसेस बहुत ज़्यादा दिए गए,
स्पॉन्सर जिसको लाइसेंस कहते हैं, विदाउट जी। दैट आप स्पॉन्सर कर नहीं सकते। सही। केयर वर्कर फिर ऐसे हुआ कि विदाउट विजिटिंग बहुत से जो स्मॉल स्मॉल कंपनीज थी, वन मैन शो कंपनीज, उनको भी लाइसेंस मिल गए, उनको भी एलोकेशंस मिल गई, आउट ऑफ कंट्री मिल गई। उससे फिर ये क्या हुआ कि उससे जब सप्लाई लाइन, तो एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया वो ड्रामेटिकली डाउन हुआ। तो उससे फिर एकदम जो है ना वो आगे वो फ्लोरिश कर गई मार्केट जिस तरह से है, और वो एक लेबर मार्केट का जो शॉर्टेज थी वो तो पूरी हुई, लेकिन साथ ही जो वो लोग जो अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं उनको भी मौका मिल गया, तो उन्होंने फिर वहाँ पे चीज़ें हुई। बहरहाल इस वक्त जो है केयर सेक्टर में काफ़ी हद तक वो फुलफिल कर लिया गया है। उसके अलावा NHS के अंदर शॉर्टेज के अलावा स्टूडेंट्स के अंदर बहुत लोग स्पेशल इंडिया से थाउजेंड्स लोग डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर आए। तो वो जब देखा कि लोग आ रहे हैं और आते ही अपना वर्क परमिट चेंज करवा लेते, आफ्टर 1 मंथ यूनिवर्सिटीज़ में फ्लॉज आ गई, तो वो फिर रूल चेंज हुए, और वो रूल भी मुझे याद पड़ता है कि आज अनाउंस हुआ, सुबह चेंज हो गया। बिल्कुल इसी तरह। हिस्ट्री के अंदर नॉर्मली आपको 2 4 5 महीने का गैप मिलता है। तो ये चीज़ें जो हुई वहाँ पे जॉब बिल्कुल जेन्युइन भी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन साथ में थोड़े फ्लॉज भी थे। तो सिस्टम में कमी पेशी वो गवर्नमेंट का काम होता है। बहरहाल बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसको सफ़र कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जिनका जो फायदा भी प्रैक्टिकली है। फ़ायदा, और वो इस वक्त बिल्कुल अपनी जॉब ओके, कर रहे अब हैं। मूविंग फॉरवर्ड इससे बात हम ये करते हैं कि जो लोग आ गए वो तो या सेटल्ड हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ख्वाहिशमंद थे। ये सब जब खुला तो उन्होंने भी ख्वाहिश करना शुरू की कि हम बरतानिया जाएंगे, वहाँ अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारेंगे, लेकिन जो थ्रेशोल्ड है वो इंक्रीज़ हो गया। तो जो नॉर्मल जॉब्स हैं उसमें तो कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जिसमें तकरीबन मेरा ख्याल है 38,900 900 जो है वो है। तो उन लोगों के लिए अब क्या रूट पीछे बचा है जो आना चाहते हैं लेकिन ऐसी जॉब या ऐसा वर्क परमिट उनको नहीं मिल सकता जो उनको उनके एक्सपीरियंस को सपोर्ट करता हो? इसमें अगेन जो है वो डिपेंड करता है। इस वक्त प्रॉब्ली 38,700 मिनिमम थ्रेशोल्ड है जो मीट करना है आउट ऑफ कंट्री स्पेशली। फिर उसके बाद डिपेंड करता है जो SOC कोड है, कौन सा कोड है, फिर उसमें इतना मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद फिर कुछ जॉब ऐसी हैं जिसमें 40 या 41 आगे उस पर चलता है सारा का सारा। तो अगर किसी ने आना है स्किल्ड वर्कर के अंदर, तो उसमें केयर सेक्टर में स्टिल जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उसमें जो थ्रेशोल्ड है सैलरी का वो 29,000 है अच्छा, जो स्टिल। केयर है उसमें, लेकिन स्टिल उसमें एक एक्सेप्शन है कि आप अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं ला एक सकते। तो उसमें एक तो रिड्यूस है ये, हम्म, ठीक है जी। अच्छा, अब उसमें डिसएडवांटेज क्या है, डिपेंडेंट साथ नहीं लेके आ सकते, लेकिन वो लोग जो पहले ओल्ड रिजीम में आए हैं वो अपना डिपेंडेंट लेके आ सकते हैं। बहुत से लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। नहीं बताओ ओके। अगर उनको एक्सटेंशन लेनी है तो वो पिछले ही ओल्ड थ्रेशोल्ड जो 24,000 या 23,000 था तो उनकी उसी जो पे सैलरी कंटिन्यू, थ्रेशोल्ड है वो अपग्रेड नहीं होगा, वो उसी में। उसी पे कंटिन्यू कर सकते हैं। इवन वो एम्प्लॉयर भी चेंज करते हैं वंस, तो पॉसिबिलिटी है कि सेम पिछला थ्रेशोल्ड ही कंटिन्यू करें, डिपेंडेंसी करें। न्यू बंदे 29,000 पे आएंगे, अपना डिपेंडेंट नहीं लेके आ सकते। हाँ, वंस दे हैव कंप्लीटेड फिर 5 ईयर्स रूट, 5 साल हो गए और उनके सेटलमेंट हो गई, उसके बाद फिर वो अपना जो है स्पाउस लेके आ सकते हैं। तो वेट अच्छा, है इसके अंदर। एक सवाल इसमें ये होता है कि पहले जिस तरह जो हेल्थ केयर सेक्टर में लोग आते थे वो NHS की फी उनकी या नहीं थी या बहुत कम थी, जी जी, तो अब जब 29,000 समथिंग वो हो गई है, थ्रेशोल्ड जी। तो NHS की फी सभी भी उन पे लागू नहीं होती या अब उनके ऊपर NHS की फी लागू होती है? इसमें स्टिल वो फैसिलिटी है, इसमें जो इसको IH इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस IHC कहते हैं, तो अभी वो स्टिल वो एग्जेम्प्टेड है। सो हेल्थ केयर के सेक्टर में अभी भी उन्होंने एक करेक्ट छोटा सा थोड़ा सा वो है जो उसके अंदर, यस। गुंजाइश दी है। उसमें लेकिन एक और है कि इस पे रैंडमली हर सेकंड या थर्ड जो क्वार्टर आता एप्लीकेंट है है। अच्छा, उसको वो सिलेक्ट कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है। वो जो इंटरव्यू करते हैं तो क्वेश्चंस इस तो किस्म के इसका होते हैं मकसद जिससे ये वो है कि मेक श्योर करना कि वो मेक वाकई श्योर, हेल्थ केयर में आ रहा हाँ हो, जी, जो पहले फ्रॉड होता रहा या लोग और ऐसे ही है। अपॉर्चुनिटीज थे वो इससे ना आ अच्छा, सके। उससे एक तो वेटिंग कर लेते हैं। दूसरा अब एक और चीज़, चूँकि हम लाइसेंसेस वगैरह काफ़ी हमारी कंपनी काम करती है एडिसन हार्म सोलिसिटर्स, तो अब अगर जब एम्प्लॉयर अप्लाई करता है जी मुझे फर्दर एलोकेशन चाहिए। अच्छा, एलोकेशन भी 2 किस्म की है, एक विद इन कंट्री एलोकेशन है, एक आउट ऑफ कंट्री एलोकेशन है। जो आउट ऑफ कंट्री इसको डिफाइंड कॉस्ट कहते हैं, ये अलग से होम ऑफिस को अप्लाई करते हैं और उसके हिसाब से आती है। ठीक। अब जब वो अप्लाई करते हैं ना एलोकेशन, एलोकेशन मीन कि मुझे 1 या 2 या 4 इतने या वीज़े 5 दरकार हैं। इतने मुझे लोग चाहिए। वो फिर पूछते हैं जो पहले आपको दिए थे वो क्या क्या कह रहे उनका क्या बना, उनके कॉन्ट्रैक्ट भेजिए, हैं? उन किस किस के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके अलावा जो एम्प्लॉयज़ के हैं उनका, तो वो उससे काफ़ी हद तक उनसे डॉक्यूमेंटेशन वो मंगवा लेते हैं, ड्यू डिलिजेंस हो जाती है। जिससे वो जेन्युइनली अगर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो वो फर्दर एलोकेशन मिलेगी, अगर नहीं दे रहे तो या तो फिर वो एलोकेशन विड्रॉ करेंगे और या फिर वो विजिट भी हो सकता है। तो लिहाजा अब ये थोड़ी स्क्रूटनी जो है वो आ गई है, नंबर 1 जिससे सिस्टम में बेहतरी है। सिस्टम बेहतरी आई है।
तो ये है कि जब एलोकेशन नहीं होगी तो किसी को इनवाइट कैसे करेंगे, आप कैसे स्पॉन्सर करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, जो कैंडिडेट होता है आउट ऑफ कंट्री, तो उसको जो इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाता है, मोस्टली ऑनलाइन होता है या टेलीफोनिक होता है, नॉर्मली जूम के थ्रू, जो है उनका जो भी होम ऑफिस का सिक्योर सिस्टम है उसके थ्रू होता है। तो उससे क्वेश्चंस वगैरह इस किस्म के किए जाते हैं कि जिससे कैसे जॉब ली, किस तरह जॉब ली आपने, किस तरह से आपने अप्लाई किया, तो आपने उस पर कितनी जगह सीवी, तो हाउ डू यू नो। तो नंबर ऑफ ऐसे सेट क्वेश्चंस होते हैं कि अगर वो मैटर ऑफ ईजमेंट है या मैटर ऑफ कन्वीनियंस है, तो उससे वो चीज़ें अलर्ट हो जाती हैं और वो फिर जेन्युइननेस के ऊपर उसको अक्सर जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। काफ़ी वक्त गुजर गया आपसे बातें करते, पता नहीं चला। अब पाकिस्तानियों का एक और बहुत बड़ा मसला है स्पाउस वीज़ा का, जिसकी आज से लास्ट ईयर तक तो 18,600 थी, जिसको इंक्रीज़ कर दिया गया। पहले बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया, फिर उसमें थोड़ा सा डिक्रीज़ लाया गया, जिसके बाद बहुत सारे पाकिस्तानी जो हमारे लोग हैं जो बेसिक जॉब्स करते हैं वो उसको मीट नहीं कर पाते। पहले इवन 18,600 वाली जो है उसके लिए भी लोग दो दो जॉब्स करते थे और मीट करते थे, जो हमारी वर्किंग क्लास कम्युनिटी है उसके लिए। तो उसके ऊपर जो है लोग बड़े कंसर्न नज़र आते हैं। एक तो ये कि शादियों का रेशो जो है वो पाकिस्तान में, नई रिसर्च आई है कि उसमें तकरीबन 60% ड्रॉप आया है जब से ये लॉ चेंज हुआ है। सो उसके ऊपर आपकी क्या राय है, और उसको इज देयर एनी वे अराउंड इट? इसमें जी जो कि इस वक्त जो थ्रेशोल्ड जिसको हम कहते हैं कि इतनी सैलरी मिनिमम होनी चाहिए, इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ, उससे कुछ लोगों को शायद फ़ायदा हो सके। पहले था 18,600 पर एनम ग्रॉस। अगर तो पेरोल है तो 6 मंथ की सैलरी स्लिप शो करनी है, और अगर पेरोल नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो फिर 1 ईयर की आपको ऐसे 302 देना है, और अगर मिक्स है तो फिर भी 1 ईयर का करना है। तो बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करते थे, तो वो जब एप्लीकेशन सबमिट करवानी और बाद में चीज़ें पूरी तो रिफ्यूज़ इस बात, तो ये चीज़ मेक श्योर करें कि ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको ख्याल रखें अपने लॉयर के साथ। अब 18,600 से इंक्रीज़ करके 29,000 कर दिया गया। अब वो 29,000 से जो है ग्रेजुअली वो 38,000 प्लस पे जाना था टू मीट द स्किल्ड वर्कर्स, जो एक थ्रेशोल्ड बनाया हुआ है उस चीज़ को। अब गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो लिहाजा वो भी फिलहाल होल्ड पे है। तो पॉसिबिलिटी है कि होल्ड पे रहे, अभी आगे लगता है नहीं जाएगा, लेकिन इटसेल्फ 29,000 पर एनम क्वाइट हाई। अब इसकी क्या एग्जाम्पशन पॉसिबल हो सकती हैं? इसमें अगर तो स्पॉन्सर को कोई परमानेंट डिसेबिलिटी है किसी लिहाज से, और DWP डिपार्टमेंट इसको कंफर्म करता है कि ये जो स्पॉन्सर है वो डिसेबल है और इसको अर्निंग कैपेसिटी नहीं है, उस सूरत में वो जो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट है उसकी बेसिस के ऊपर वो एग्जाम्प्ट जो है इनकम थ्रेशोल्ड कराया जा सकता है। दैट्स वन एग्जाम्पशन। और यही वन एंड ओनली, या कोई और भी है? अगर एज स्पॉन्सर की कम लोग इसमें क्वालिफाई करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे केस आते हैं, इसलिए हम शेयर कर रहा हूँ। अगर किसी की एज 65 ईयर से ऊपर हो गई है स्पॉन्सर की, तो उसमें भी कोई इनकम स्टैब्लिश नहीं करनी, जीरो रिक्वायरमेंट। ठीक, दिस आर द एग्जाम्पशन, लोगों को पता होना चाहिए। थर्ड जो है, अगर किसी के पास सेविंग पड़ी हुई है, क्या अमाउंट है उसकी सेविंग की रेशो है, बिट ट्रिकी टेक्निकल। अगर तो किसी के पास है 16,000 पाउंड अकाउंट में पड़े हैं लास्ट 6 मंथ से, वो कंसिडर नहीं होंगे। ठीक है। और अगर 16,000 से अगर ऊपर सेविंग पड़ी हुई है, और फिर वो कितनी पड़ी हुई है, अप टू 60,000, अगर तो 60,000 तक पड़े हुए हैं लास्ट 6 मंथ पे, तो फिर भी कोई इनकम शो नहीं करनी, काफ़ी है। ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास 40,000 पड़ा हुआ है, तो फर्स्ट 16,000 माइनस करके जो डिफरेंस है उसकी फिर वो रेशियो कैलकुलेट की जाती है। तो किस तरह होता है, अगर किसी की सैलरी है लेट्स से 29 नहीं है, 15,000 बन रही है, 15,000 उसकी साल की आ रही है, और बाकी सेविंग में पैसे पड़े हुए हैं, सेव द फर्स्ट 16,000, तो वो रेशियो वहाँ से कैलकुलेट करके, तो वो फिर इस तरह से थ्रेशोल्ड को मीट किया जा सकता है। 6 मंथ से ज़्यादा हो गए अकाउंट में, प्लीज 6 मंथ, ये होना चाहिए उसके अंदर। एक और चीज़ इसके अंदर, हमने केसेस डील किए हैं डिफरेंट कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से और नाइजीरिया से डील किए हैं ऐसे। उसमें क्या होता है कि अगर जो एप्लीकेंट है, बल्कि दुबई से भी डील किए हैं, तो जो एप्लीकेंट होता है उसकी सैलरी और स्पॉन्सर की सैलरी दोनों की मिला के भी थ्रेशोल्ड मीट किया जा सकता है। कम लोग जानते हैं इस चीज़ को। सैलरी ऑफ द कंट्री वेयर द एप्लीकेंट इज कमिंग फ्रॉम। सो आप उसको बेस ये बनाया जाता है कि जब यहाँ पे आएगा तो वो मिला के उनकी सैलरी, अगर वो काम करेगा तो वो हो सकती है। यहाँ से जॉब ऑफर हो गई, एक बड़ा पॉजिटिव आपने, तो जॉब ऑफर यहाँ से आ रही है, वहाँ पे काम कर रहा है बंदा, और वो उसके पास एस्टेब्लिश्ड एविडेंस है उस चीज़ को टू मीट दैट। ठीक है, तो वो जो दोनों वहाँ से उसकी भी लास्ट 6 मंथ्स की शायद गालबन आपको वेज स्लिप्स लगानी पड़ेंगी, बैंक स्टेटमेंट। ऐसा ही है, ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट। तो ये कुछ ऐसी हैं चीज़ें कि जिसके अंदर
कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कोई किसी की क्राइटेरिया अगर पूरा करते हैं किसी लिहाज से, तो फिर वो इस थ्रेशोल्ड को मीट कर सकते हैं। अदरवाइज स्टैंडर्ड जो है तो 29,000 है, लेकिन 29 को 1000 पूरा करने के लिए ये उसकी कुछ एग्जाम्पशंस हैं, तो इसमें अगर कोई टेस्ट पास होता है तो दिस पॉसिबल। वैसे बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का और बड़ी कारआमद जो एडवाइस है आपने लोगों को दी। हम कोशिश करेंगे कि हम एटलीस्ट महीने में एक दफ़ा आपके साथ जो है वो सेशन करते रहें। ये थे बैरिस्टर गुल नवाज, इन्होंने बड़ा डिटेल जो है अपना एनालिसिस दिया वर्क परमिट्स के ऊपर भी और जो स्पाउस वीज़ा में कॉम्प्लिकेशन हैं उस पर भी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।